हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो है पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो होंगे केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन लाइफ। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। The chemical reactions is the transformation of chemical substance into another chemical substance। मतलब आयरन में जंग लगना, दूध को दही बनना, डाइजेशन ऑफ फूड और सांस लेना। जब आप सांस लेते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। केमिकल रिएक्शन में जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो completely डिफरेंट होता है इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं, जो नया सब्सटेंस है वो एकदम डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब ऑक्सीजन से इन प्रॉपर्टी या इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज प्लेस लेता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। मूविंग अहेड, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो इन पांचों में से कुछ भी अगर ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई देता है तब आप मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने अकर हो रहा है। फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस पैदा होना। जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होता है तब हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर चेंज इन कलर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है वो सॉल्यूशन। फिर तीसरा वाला है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज आना। जब कैंडल वैक्स जलता है, जो कैंडल वैक्स सॉलिड होता है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लिक्विड और गैस में चेंज हो जाता है वैक्स के जलने के कारण से। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है मतलब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। फिर से जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो रिएक्शन होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर। और पांचवा है फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब एक सॉल्यूशन में मिला हुआ चीज जब बाहर निकल जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बैरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट निकलता है। मूविंग अहेड, हम लोग के पास केमिकल इक्वेशंस है। हम केमिकल इक्वेशंस को क्लास 9th से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन वो होता है जब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को यूजिंग सिंबल्स और फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, वो एक केमिकल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में ए और बी को रिएक्टेंट्स बोला जाता है क्योंकि वो केमिकल इक्वेशन में पार्ट ले रहे हैं, और सी और डी को प्रोडक्ट्स बोला जाता है क्योंकि वो नए सब्सटेंसेस है प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो एरो है वो डायरेक्शन दिखाता है केमिकल रिएक्शन का, और अगर कोई कंडीशन होता है जैसे टेम्परेचर, हीटिंग या कुछ भी, तो उसको एरो के ऊपर लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब वो पानी देता है। इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स वाटर, और इसका सिंबल में बना करके हम लोग लिख सकते हैं H2 प्लस O2 इक्वल्स H2O। ठीक है, पहले इक्वेशन में वर्ड्स को यूज किया जाता है और दूसरे इक्वेशन में सिंबल्स को यूज किया जाता है। जब हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं एक केमिकल इक्वेशन में, वो इजियर कर देता है वो केमिकल इक्वेशन लिखना कन्वीनियंस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस से ही पता चलता है कि दोनों साइड्स इक्वल होंगे।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन है हम लोग के पास, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट इक्वल्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस सॉल्यूशन है क्योंकि एक जिंक एटम है, एक सल्फेट मॉलिक्यूल है और दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये ओबे करने के लिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए टू दैट ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। ओके, आई होप तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब होगा, नाम से ही पता चलता है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे इस में देख सकते हैं हम लोग, एफ ई आयरन प्लस वाटर इक्वल्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में एक आयरन है लेकिन प्रोडक्ट में 3 आयरन है। रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट्स में 1 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि बैलेंस कैसे किया जाता है। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी निकालूंगा फ्यूचर में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो अगर आपको वो देखना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग को ऐसे दिखता है कि राइट हैंड साइड पर 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स है, करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 1 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन। तो हम लोग उस H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को। होता क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, उसके बाद जब हम लोग उस H2O को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो जो हाइड्रोजन है उसका 8 बन जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 8 हाइड्रोजन हो गया, राइट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब दोनों साइड पर हाइड्रोजन का नंबर सेम हो जाता है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आयरन और राइट हैंड साइड पर 3 आयरन है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करके वो राइट हैंड साइड वाले आयरन के इक्वल बन जाएगा। अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और फिर आप इसको लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स Fe3O4 प्लस 4H2। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 3 आयरन, राइट हैंड साइड पर 3 आयरन, लेफ्ट हैंड साइड पर 8 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पर भी 8 हाइड्रोजन, और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड पर भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इस पर मैं वीडियो रिलीज करूंगा। उसके बाद अगर आपको इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे लोगों को, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स के बगल में G लिखने का मतलब है वो गैशियस है, L लिखने का मतलब है लिक्विड है, और S लिखने का मतलब है वो सॉलिड है। ठीक है, AQ लिखने का मतलब वो एक्वियस है, मतलब उसमें पानी है या वो पानी का है, और जो कंडीशन में रिएक्शन प्लेस लेता है उसको अबव या बिलो एरो के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग का पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है। नाम से पता चलता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, दो और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं A प्लस बी इक्वल्स ए बी एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका एक एग्जाम्पल है, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है ऑक्सीजन में तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और इधर है आपका इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग के पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एकदम उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें एक कंपाउंड डीकम्पोज मतलब टूटता है दो या ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी इक्वल्स ए प्लस बी। तीन तरह के
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जिनको आपको 10th ग्रेड में लर्न करना है। वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, मतलब जलाने पर या टेम्परेचर हाई करने पर डिकम्पोजिशन। फिर इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन और या इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, जिसमें कंपाउंड्स सिंपलर कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सनलाइट के कारण से एक कंपाउंड डिकम्पोज या टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड। इन लोगों को ऐसे भी बोला जा सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए प्लस बी सी इक्वल्स ए सी प्लस बी। यहाँ पर अगर रिएक्शन तभी होता है जब ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। अगर बी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तब ए सी को डिस्प्लेस नहीं करेगा बी सी से और रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्शंस इन विच आयंस, मतलब जिसमें आयंस को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन दो रिएक्टेंट्स, जिसमें न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। एक एग्जांपल हुआ ए बी प्लस सी डी इक्वल्स ए सी प्लस बी डी। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बाय द मिक्सिंग ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ये बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन नाम ही से पता चलता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं या नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड करते हैं या हाइड्रोजन या मेटालिक एलिमेंट हटाते हैं कंपाउंड से। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट हटाया जाता है या ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड किया जाता है, उनको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है। रिडक्शन एकदम उल्टा है उसका, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड रिडक्शन बोला जाता है। ये कंपाउंड या एलिमेंट जिसमें रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रेड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन हटाता है, उसे हम लोग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन हटाना। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा होता है। जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन लेता है या हटाता है, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट। मूविंग ऑन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में लेते हैं प्लेस, उसे रीडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग के पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन वाटर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सी कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है कॉपर ऑक्साइड से, और ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर तक। और दूसरे पार्ट में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाल करके उसे पानी में चेंज किया जा रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है पानी में। मतलब जो चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो चीज़ें रिड्यूस होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
उसके आगे हम लोग के पास है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दिस साउंड सिमिलर, लेकिन याद कर लेंगे तो हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उल्टा होता है, जिसमें हीट या गर्मी एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन लाइफ। कोरोजन, आपने तो सुना ही होगा, लोहे में जंग लगती है, तो इसे भी कोरोजन बोलते हैं। जब स्लो कन्वर्जन मेटल का होता है उन लोग के अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में, वो कंपाउंड्स जो आपको चाहिए नहीं, बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एटसेट्रा गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, उसको कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन या रस्टिंग, जंग लगना, आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को कमजोर बनाती है और स्ट्रक्चर्स को का लाइफ छोटा करती है, जैसे रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स। ठीक है, अभी आप जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? 3 तरीके हैं। एक है पेंटिंग, एक है ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, और एक गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब जिंक कोटिंग आयरन पर लगाना। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन यहाँ आपके सामने है। मूविंग ऑन, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर ऑब्जेक्ट्स अपना लस्टर और शाइन खो देते हैं थोड़े देर के बाद, क्योंकि इन सरफेस का ऑब्जेक्ट ग्रीन हो जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण से व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये है आपका रिएक्शन इक्वेशन। सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल टार्निश हो जाता है, मतलब डल हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, क्योंकि उस पर ब्लैक सिल्वर सल्फाइड लग जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण से। यह है आपका इक्वेशन। लास्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी तब होता है जब टेस्ट और स्मेल खाना का, जो जिसमें फैट और ऑयल होते हैं, वो चेंज हो जाता है जब उन्हें हवा से एक्सपोज रखा जाता है ज़्यादा टाइम के लिए। इसको रैंसिडिटी हम लोग बोलते हैं। ये कॉज होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल का, जो फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट है। मेथड्स ऑफ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, मतलब जिस तरीके से आप रैंसिडिटी को हटा सकते हैं या बचा सकते हैं, वो है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, नाइट्रोजन से हवा को चेंज करना, और फूड को फ्रिज में डालना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं ऐसे वीडियोस एसएसटी और साइंस के लिए बाद में बनाऊंगा। थैंक यू, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। बाय।